मुझे दारुल अमान आए हुए आज 10 दिन गुजर गए थे। मैं सारा दिन एक कोने में खामोश बैठी रहती और दुआ करती रहती कि खुदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे जैसे मेरे साथ हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी यहाँ दूसरी औरतों से दोस्ती हो गई। यहाँ मुझ जैसी बहुत सी मजलूम औरतें रिहाइश पजीर थीं और सभी की अपनी अपनी कहानी थी। सभी का इस दुनिया में कोई अपना ना था। जब मैं उनसे घुल मिल गई तो एक दिन उन सब औरतों ने मुझे मेरी कहानी सुनाने पर उकसाया था। मुझ में अपने माजी को बयान करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत सोचो विचार के बाद कहानी सुनाने का फैसला कर ही लिया ताकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मेरा नाम शाजिया है। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे और हम 2 ही बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन मेरे अब्बू की पहली बीवी से पैदा होने वाली औलाद थी। फिर जब मेरी सौतेली अम्मी का इंतकाल हो गया तो फिर अब्बू ने मेरी अम्मी से दूसरी शादी कर ली, जिसके 1 साल के बाद मैं पैदा हुई थी। मेरी बड़ी बहन, जिसे मैं आपी कहती थी, वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी अम्मी आपी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि आपी उनकी सौतेली औलाद थी और वो हर दम उन पर जुल्म करती रहती थी। आपी ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती थी, मगर कभी भी अब्बू को इन सब हालात के बारे में नहीं बताती थी। अम्मी मुझे भी कमरे में ले जाती और समझाती, इससे दूर रहो, ये तुम्हारी दुश्मन है। लेकिन मैं हमेशा से अपनी आपी की ही सुनती थी। जब मेरी बड़ी बहन मैट्रिक के इम्तिहान दे चुकी तो एक दिन हमारे घर आपी के लिए एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ता उनकी सकी खाला के बेटे का था जो सऊदिया में काम करते थे, और मैं जानती थी कि आपी भी अपने खालाजाद कजन को बहुत पसंद करती हैं। लेकिन मुझे ये डर था कि शायद अम्मी नहीं मानेंगी क्योंकि अम्मी आपी के खानदान से नफरत करती थी। मगर लड़के ने ना जाने ऐसा क्या पढ़कर फूंका कि अम्मा ने फौरन हाँ कह दी और यूं मेरी बहन शादी के बाद अपने शोहर के साथ सऊदिया चली गई थी और मैं अकेली हो गई थी। मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुंची तो मेरी फैसल नामी एक लड़के से दोस्ती हो गई। फैसल एक सुलझा हुआ शरीफ इंसान था। उसकी शराफत मेरे दिल को भा गई और मैं उससे मोहब्बत करने लगी। दूसरी तरफ फैसल की आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी साफ देखी जा सकती थी। इसलिए यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद फैसल ने मुझे शादी का पैगाम भेजा। फैसल की तरफ से रिश्ता लेने उसकी खाला आई थी जिन्होंने फैसल की परवरिश की थी। क्योंकि फैसल के अपने वालिदैन फौत हो चुके थे, मेरे अम्मी अब्बू को मेरे लिए ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कह दी। जब मैंने ये खबर अपनी बहन को सुनाई तो उसने मुझसे लड़के के बारे में पूछा। वो भी मेरी शादी के हवाले से बहुत खुश थी। मेरी बहन और बहनोई सऊदिया में रहते थे और शादी की तारीख तय होने के बाद मेरी बहन और बहनोई पाकिस्तान आ गए थे। मेरे बहनोई ने मुझे 2 सोने के कंगन दिए और कहा कि ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। मैं वो कंगन देखकर बहुत खुश हो गई थी। उन दिनों अम्मी अब्बू मेरी शादी के लिए खरीदारी करने बाजारों के चक्कर लगा रहे थे और इसी सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और मेरी बहन घर में मेरे पास रहती थी और मेरे बहनोई वापस चले गए थे। एक दिन जब हम दोनों बहनें घर में अकेली थी और अम्मी अब्बू बाजार गए हुए थे, तब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ गई और जो खबर मुझे सुनने को मिली थी, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मेरे अम्मी और अब्बू का कार एक्सीडेंट हो गया था और दोनों मौके पर ही इंतकाल कर गए थे। मेरे रोने और चीखने की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। मैं ये खबर सुनते ही बेहोश हो चुकी थी और जब मुझे होश आया, मेरी बहन ने ही मुझे सहारा दिया था। अम्मी अब्बू की वफात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मगर बहन ने मेरी माँ और बाप दोनों की जगह संभाल ली थी और मुझे बेहतर तरीके से शादी करके अपने घर रुखसत कर दिया। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था और सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी अपनी पिछली जिंदगी के गुजरे हुए दुख को भुलाकर होले होले अपने घर में एडजस्ट होने लगी थी। दूसरी तरफ शादी के बाद आपी भी मुझे कभी मिलने न आई, लेकिन फोन पर हमेशा बहुत अच्छे से बात करती। वो अब तक पाकिस्तान में हमारे घर में ही रह रही थी और कुछ अरसे मजीद उसी घर में रहने का इरादा रखती थी। मैं हमेशा सोचती कि अम्मी ने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था, हमेशा उसके साथ सौतेली माँ वाला रवैया रखा, जबकि आज उसकी सकी बेटी पर भी मुश्किल वक्त आया तो उसी सौतेली बेटी ने उसे सहारा दिया था।
एक दिन मैं सुबह नहाकर जब तैयार होने लगी तो मैंने वही कंगन पहन लिए जो मुझे मेरी बहन और बहनोई ने दिए थे। मैं कमरे से बाहर निकल आई और मेरा रुख उस तरफ था जहाँ सब घर वाले जमा थे। जब मैं सबके साथ नाश्ते में शरीक हुई तो मेरी सास, जो कि फैसल की खाला थी, उनकी नजर सबसे पहले मेरे सोने के कंगन पर पड़ी थी। अचानक उनके चेहरे का रंग फौरन बदल गया और उन्होंने नाश्ता छोड़कर मुझे घूरते हुए पूछा कि ये कंगन तुम्हें किसने दिए हैं। मैंने झट से जवाब दिया कि मेरी बहन और बहनोई ने मुझे शादी का तोहफा दिया है। नाश्ते की मेज पर घर के सभी अफराद मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे और गुस्से से मुझे घूरने लगे। मैं बहुत घबरा गई थी। झूठ बोलती हो तुम, ये हमारे खानदानी सोने के कंगन हैं और हमारे घर से चोरी हुए थे। मैं हैरानो परेशान सबको देखे जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, आप लोग मेरी बहन से पूछ लें। मैंने उठकर अपनी बहन को फोन मिलाया और उससे पूछा कि शादी के दिन जो कंगन उसने मुझे पहनाए थे वो उसने कहाँ से लिए थे। मेरी बहन कहने लगी कि ये कंगन अम्मी के पास थे, वो तुम्हारी शादी के खर्च के लिए ये कंगन बेचने जा रही थी, तब मैंने अम्मी से खरीद लिए थे। मैंने यही बात अपने ससुराल वालों को बताई तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए। सभी मुझे मशकूक निगाहों से घूरने लगे। मेरे शोहर ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बुखलाकर रह गई थी कि ये क्या हो रहा था और मुझे किस बात की सजा मिल रही थी। सभी घर वाले वहां खड़े तमाशा देखते रहे और आखिरकार वो कयामत भी मुझ पर टूट पड़ी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे शोहर ने मुझे गुस्से में तलाक दे दी और घर भेज दिया। मैं रोते हुए घर आई और अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। मुझे उन कंगन का राज जानना था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि वो नहीं जानती कि इसमें क्या हकीकत है। मुझे अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था, यूं मुंह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी बहन की बात सुनकर दंग रह गई थी। मेरा घर उजड़ चुका था और वो मुझे ही सुना रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन का रवैया मुझसे बहुत बदल गया है और वो अब पहले की तरह मेरा ख्याल भी नहीं रखती थी। वो मुझसे दूर दूर रहती है और बार बार पर झगड़ने के बहाने तलाश करती थी। एक रात मैं अपने घर में जब अकेली बैठी रो रही थी तो मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरा रुख किचन की तरफ था, लेकिन करीब ही मेरी बहन के कमरे से मुझे उसकी आवाज आ रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। रात के इस पहर वो किससे बात कर सकती थी? मेरे दिल में ये शक आया तो मैं दबे पांव उसके कमरे में चली गई और उसकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगी तो मुझे पता चला कि मेरी बहन अपने शोहर से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने चीख कर कहा कि आप ये घर कैसे बेच सकती हैं, जबकि इस घर में मेरा हिस्सा भी है। मेरी बहन ने पलटकर मुझे देखा और उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने मुझे गुस्से से कहा कि अब मैं उससे और क्या क्या छीनूंगी। बचपन में उसके माँ बाप दोनों छीन लिए। मैंने दुख से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपसे सब कुछ छीनने लगी? और ये घर तो हम दोनों का है। इस घर के अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। आप तो वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बाप आपका भी बाप था। जिस दिन वो मरा हम दोनों यतीम हो गए थे और मैंने आपकी माँ को नहीं मारा था। तब मेरी बहन एकदम से बोल उठी थी कि तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा था और अब तुम्हें इसीलिए सारी जिंदगी सजा मिलती रहेगी। ये घर मेरी माँ के नाम था और उसे पता था कि तुम्हारी माँ दूसरों के घर उजाड़ने वाली बदकिरदार औरत है, इसलिए ये घर मरने से पहले वो मेरे नाम कर चुकी थी। मगर शुक्र है ये बात तुम्हारी चुड़ैल माँ को पता नहीं थी। मेरी बहन ने जब मेरी मरी हुई माँ को चुड़ैल कहा तो मुझसे भी रहा ना गया और मैं गुस्से से फट पड़ी कि अब मेरी माँ को कुछ नहीं कहना। उसने भी झट से मुझे सच्चाई का आईना दिखाया था। उसकी बातें सच ही थीं। मेरी माँ शादी से पहले एक बदकिरदार औरत मशहूर थी, लेकिन अब मेरी बहन की बातें सुनने का मुझ में मजीद हौसला नहीं था। मैंने उसे जवाब दिया कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है और रही बात घर की तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहे इतने बड़े घर में। मैं शदीद सदमे की हालत में
रोती हुई अपना घर रात के अंधेरे में छोड़ आई थी। घर से निकलकर सड़क पार करते हुए जब मैं बदकिस्मती से हादसे का शिकार हो गई तो उसी की बदौलत आज मैं इस दारुल अमान में भेज दी गई हूँ। मैंने अपनी कहानी मुकम्मल की तो सारी औरतें मुझ पर रहम खाती हुई यहाँ वहाँ हो गईं। मैंने इस दारुल अमान में कई दिन गुजारे थे। एक दिन दारुल अमान की मालकिन ने मुझे पैगाम भेजा कि कोई मुझसे मिलने आया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश थी कि शायद मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मुलाकात वाले कमरे में एक अनजान शख्स को देखकर मैं हैरान हुई कि ये कौन है जो खास मुझसे मिलना चाहता है। उस शख्स के तारुफ करवाने पर पता चला कि ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उस शख्स ने मुझे बताया कि वो अस्पताल से मेरा पता मालूम करके यहाँ पहुँचा है। जब उसे पता चला कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो मेरी कुछ मदद करने चला आया था। मैंने उसे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं यहाँ सुकून से रह रही हूँ, मगर वो शख्स बार बार मुझसे मिलने आता रहा और हमेशा मेरे लिए कीमती तोहफे लाता। एक दिन उस शख्स ने मैडम को मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा, जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि एक अनजान शख्स के साथ शादी करना क्या ठीक होगा, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। लेकिन दूसरी बहुत सी औरतों ने मुझे समझाया कि बेहतर जिंदगी के हसूल के लिए ये एक बेहतरीन चांस है। मैंने थोड़े वक्फे के बाद उसका पैगाम कबूल कर लिया और यूं हमारा सादगी से निकाह हो गया। निकाह के बाद मेरा शोहर मुझे अपने घर ले गया, जहां उसकी एक बीमार बीवी पहले से मौजूद थी, जो कि बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। मेरे शोहर ने ये बात मुझे पहले नहीं बताई थी। मुझे उसके झूठ का अफसोस हुआ था। उसने भी मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी बीमार बीवी को संभाल लूं तो वो दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में ढेर कर देगा, क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए किसी गैर औरत या मुलाजमा पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप उसकी बीवी की खिदमत में झुक गई। शुरू में मेरे शोहर की पहली बीवी मुझे सख्त नापसंद करती और जैसे ही मैं उसके पास जाती वो मुझे बुरा भला कहने लगती, मगर मैं निहायत ही सब्र तहम्मुल से सुन लेती और कभी जवाब ना देती। मेरा शोहर मेरी इसी खूबी से मुतासिर हो गया और मेरी तरफ ध्यान देने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरे साथ कुछ अरसे बाद अजीब वाकया रूनुमा हुआ। एक दिन जब मैं बाजार गई तो मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो गई। जब मैं घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सौतन बावर्ची खाने में खड़ी अपने लिए खाना बना रही थी। मैं उसका ये रूप देखकर हैरान रह गई और उससे पूछा कि वो तो चल भी नहीं सकती, तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंची। उसने मेरी तरफ नरमी से देखते हुए मुझे कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। मेरे शोहर के पास बहुत दौलत है, लेकिन बीवी को देने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए उसने शोहर की तवज्जो हासिल करने के लिए ये ड्रामा किया था। मैंने अपनी सौतन से कहा कि वो गलत सोचती है, उसके शोहर को उससे बहुत मोहब्बत है, इसलिए उसने मुझसे दूसरी शादी की है। लेकिन मेरे शोहर की पहली बीवी ने कहा कि ये सब दिखावा था और दौलत के हसूल के लिए की गई कोशिशें थी, मगर अब वो बहुत जल्द ही मेरी तलाक करवा देगी। मुझे अब ये फिक्र सताने लगी कि उसके तंदुरुस्त होते ही मेरा शोहर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा और यूं दूसरी मर्तबा भी मैं तलाक याफ्ता औरत ही कहलाई जाऊंगी। लेकिन शायद मेरे रब को मेरा सब्र पसंद आ गया था और एक रात मेरे शोहर की पहली बीवी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही वो दम तोड़ गई। असल में वो बीमार नहीं थी, बस शोहर की तवज्जो हासिल करने के लिए दवाइयाँ खा रही थी और उस रात ज्यादा दवाई खाने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था। इस मुश्किल वक्त में मुझे अपने शोहर के करीब रहने का मौका मिल गया था और मैंने उसका दिल जीतने में दिन रात एक कर दिए और मेरे शोहर ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस दुनिया में अब उसका भी मेरे सिवा कोई ना था। मुझे इसी दौरान एहसास हुआ कि मेरी सौतन गलत सोचती थी। शायद उसे अपने शोहर की मोहब्बत का एहसास ना था, वरना वो एक सच्चा इंसान था। शादी के दूसरे साल जब मुझे मां बनने की खुशखबरी मिली तो मेरे शोहर ने मेरी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा औलाद के आ जाने से मेरी जिंदगी में अब कोई दुख बाकी ना बचेगा, लेकिन ये मेरी भूल थी।
मैं बहुत जल्द पहले से भी ज्यादा मुश्किलात के लिए सर उठाए तैयार खड़ी थी। 9 माह बाद जब मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर बच्चे को नर्सरी में ले गए और मेरे होश में आने तक वहीं रखा गया। लेकिन जब मैं होश में आ चुकी तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ये खबर सुनाकर डॉक्टर ने मेरा कलेजा ही चीर दिया कि मेरा बच्चा तो रातों रात गायब हो चुका है। मेरे शोहर ने अस्पताल इंतजामिया पर केस भी किया और मेरे बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया। मेरा दुख और गम से बुरा हाल था। मैं अपने बच्चे की याद में रो रो कर बिस्तर से लग गई थी, लेकिन मेरे बच्चे ने ना मिलना था और वो ना मिला। मेरे लिए ये दिन किसी अजाब से कम ना थे। किसी को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन ना जाने मेरा दिल कहता था कि मेरा बच्चा मेरी सौतेली बहन ने उठाया है, क्योंकि उसके अंदर जलती हुई इंतकाम की आग से ज्यादा आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। मैं जानती थी उसे मेरे ठिकाने का इल्म हो गया है। और एक रात जब मेरा शोहर सो रहा था, मैं चुपके से उठकर घर से निकल आई। मेरा रुख अपने माँ बाप के घर की जानिब था, लेकिन अभी मैं आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि मेरा शोहर मेरी तलाश में मेरे पीछे आ गया। अब झूठ कहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि पुलिस को साथ लेकर उसके घर तलाशी लो। मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा यही होगा और आधी रात को पुलिस ने छापा मारकर मेरे बच्चे को ढूंढ निकाला था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी बहन की तरफ पलटकर ना देखा, लेकिन मैं उस जैसी संगदिल ना थी। कुछ अरसे बाद मुझे इत्तला मिली कि उसके शोहर ने वो घर बेच दिया है जिस पर मेरी बहन ने कब्जा किया था। मैं अपनी बहन को मिलने जेल गई थी। मुझे उससे हमदर्दी थी, इसलिए मैं उस पर से अपने बच्चे के अगवा का केस वापस लेने गई थी। जब मैं उसके पास गई तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया और मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी बहन की बेरुखी पर वापस आना ही मुनासिब समझा, लेकिन उसने मुझे ये कहकर रोक दिया कि वो मुझे कुछ हकीकतें बताना चाहती है। और फिर मेरी बहन मुझे सब कुछ सच सच बता रही थी। तब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने आज तक उसे सकी बहन ही समझा और उसने हमेशा मुझसे इंतकाम लिया था। मेरी बहन की जुबानी मुझे पता चला कि उसने मेरी माँ की हकीकत जान ली थी, जो कि एक बदकिरदार औरत थी। और वो कंगन वाला चक्कर ये था कि मेरी माँ ने मेरे पहले शोहर यानी फैसल के खालू को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे कीमती तोहफे ले लिए, जिसमें वो कंगन भी शामिल थे, जो मेरी बहन ने मुझे शादी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत तोहफे में दिए थे। दूसरी तरफ फैसल के खालू ने घर में यही कहा था कि ये कंगन घर से चोरी हो गए हैं। मेरी बहन ने इस सच्चाई का भी इकरार किया कि जब वो मेरी शादी के लिए पाकिस्तान आई थी तो उसने मेरी माँ को मार डालने के लिए मंसूबा बनाया था और उस पर अमल करने के लिए ही वो मेरे पास रह रही थी। जिस दिन अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बहन को इल्म ना था कि अब्बू भी अम्मी के साथ ही गए हुए हैं। मेरी बहन का दिल इससे भी ना भरा था। तब उसने मुझे घर से निकालकर हर चीज पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और मैंने एक अमीर शख्स से शादी कर ली है, तब उसने एक नया मंसूबा बनाया और मेरा बच्चा अस्पताल से अगवा कर लिया। मगर अब तक वो मुझे इतना डस चुकी थी कि मैं अब उस जहर पहचान चुकी थी और इस मर्तबा वो कामयाब ना हुई और आज जेल में बैठी हुई ये सब कुछ मुझे बता रही थी। मैंने अपनी बहन पर अफसोस करते हुए उससे कहा कि मेरी माँ की गलती की सजा उसने मुझे क्यों दी, हालांकि इस सब में मेरा कोई कसूर न था। मैंने उससे एक आखिरी सवाल पूछा कि इस सारे मंसूबे में उसका साथ किसने दिया था। उसने मुझे साफ साफ बताया कि मेरा शोहर भी मेरे साथ था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैंने अपनी बहन को कहा कि वो कितनी बेवकूफ है। जिस शख्स के साथ मिलकर उसने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया, वही शख्स सब कुछ लेकर फरार हो गया है। लेकिन मेरी बहन ने मेरा यकीन ना किया। फिर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अपनी बहन की संगदिली के बावजूद मैंने उसे माफ कर दिया था और वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। मेरी बहन जेल से बाहर निकली तो उसे अपने शोहर के धोखे का पता चल गया था। तब भी उसे सुकून न आया, क्योंकि वो 2 लोगों की जान ले चुकी थी और कई बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। इसलिए अब मेरी बहन एक और इंतकाम अपने शोहर से लेना चाहती थी, जिसने उससे ये सब कुछ छीन लिया था। वो अपने शोहर की तलाश में मारी मारी फिरती रही,
لیکن وہ سب کچھ لیکر اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ایک دن سڑک پار کرتے ہوئے میری بہن گاڑی سے ٹکرا کر اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو کر ہسپتال میں جا پڑی۔ کچھ عرصہ ہسپتال انتظامیہ نے اس کا خیال رکھا اور پھر لاوارث سمجھ کر اسے ایک دارالامان بھیج دیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں اسے ہر ماہ کچھ رقم بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ دارالامان میں بہتر زندگی گزار سکے۔ آج مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میری ماں تو بد کردار تھی، اس نے میری سوتیلی بہن کے ساتھ بہت برا کیا، مگر میری بہن اپنے سب معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتی اور اپنا دل صاف کر لیتی تو وہ بھی آج ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی۔